प्यारे बच्चों, आपका +1 क्लास में स्वागत है। आपके केमिस्ट्री सब्जेक्ट में जो 7th यूनिट है इक्विलिब्रियम, उसमें जो आज हम टॉपिक रिवाइज करने जा रहे हैं वो है एसिड बेस कंसेप्ट्स। तो वो 3 एसिड बेस कंसेप्ट्स हैं: अर्हीनियस कंसेप्ट, ब्रोंस्टेड-लॉरी कंसेप्ट एंड लेविस कंसेप्ट। देयर आर 3 मेन कंसेप्ट्स रिगार्डिंग एसिड्स एंड बेसिस। तो हम सबसे पहला कंसेप्ट जो स्टडी करने जा रहे हैं वो है नंबर 1, Arrhenius concept of acids and bases. So according to Arrhenius concept of acids and bases, an acid is a substance which dissociates in aqueous solution to give hydrogen ions, that is protons, in the aqueous solution. यानी कि एसिड वो सब्सटेंस होता है जो एक्वस सॉल्यूशन में यानी कि वाटर में डिसोसिएट हो जाता है और प्रोटॉन्स रिलीज करता है। एंड ए बेस इज ए सब्सटेंस विच डिसोसिएट्स इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोक्सिल एनाइंस। यानी कि बेस वो सब्सटेंस होता है जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्सिल एनाइंस यानी कि OH नेगेटिव आयंस रिलीज करता है। लेट अस डिस्कस द एग्जांपल्स ऑफ अर्हीनियस एसिड्स। तो फर्स्ट आते हैं आपके मोनोप्रोटिक और मोनोबेसिक अर्हीनियस एसिड्स। यानी कि जब आप किसी सब्सटेंस को एक्वस सॉल्यूशन में डिजॉल्व करते हैं तो उनका एक मॉलिक्यूल अगर एक्वस सॉल्यूशन में एक प्रोटॉन रिलीज करता है तो इस तरह के एसिड को हम बोलते हैं मोनोप्रोटिक और मोनोबेसिक अर्हीनियस एसिड्स। सो मोनोप्रोटिक और मोनोबेसिक अर्हीनियस एसिड जो फर्दर क्लासिफाइड हैं एज ए स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स। जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं वो एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, जबकि जो वीक एसिड होते हैं वो एक्वस सॉल्यूशन में पार्शली आयनाइज होते हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल परक्लोरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। अगर आप परक्लोरिक एसिड को एक्वस सॉल्यूशन में डिजॉल्व करते हैं तो इसका एक मॉलिक्यूल एक्वस सॉल्यूशन में एक प्रोटॉन रिलीज करता है। इस तरह से अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस को एक्वस सॉल्यूशन में डिजॉल्व करते हैं तो इसका एक मॉलिक्यूल भी एक ही प्रोटॉन रिलीज करता है। सिमिलरली आपके जो वीक एसिड्स हैं जैसे कि नाइट्रस एसिड और एस्टिक एसिड, ये वीक एसिड्स हैं क्योंकि ये पार्शली आयनाइज होते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप नाइट्रस एसिड को एक्वस सॉल्यूशन में डिजॉल्व करते हैं तो इसका एक मॉलिक्यूल एक्वस सॉल्यूशन में एक प्रोटॉन रिलीज करता है। सिमिलरली अगर आप एस्टिक एसिड को एक्वस सॉल्यूशन में डिजॉल्व करते हैं तो इसका एक मॉलिक्यूल जो है वो एक्वस सॉल्यूशन में एक प्रोटॉन रिलीज करता है। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मोनोप्रोटिक और मोनोबेसिक अर्हीनियस एसिड्स। डाइप्रोटिक और डाइबेसिक अर्हीनियस एसिड्स। जब किसी सब्सटेंस को आप एक्वस सॉल्यूशन में डिजॉल्व करते हैं तो अगर उस सब्सटेंस का एक मॉलिक्यूल एक्वस सॉल्यूशन में 2 प्रोटॉन रिलीज करता हो तो उस सब्सटेंस को हम डाइप्रोटिक और डाइबेसिक अर्हीनियस एसिड्स बोलते हैं। फर्दर ये जो डाइप्रोटिक और डाइबेसिक अर्हीनियस एसिड्स हैं इनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं एज स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स। तो यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, जबकि वीक एसिड जो है वो एक्वस सॉल्यूशन में पार्शियली आयोनाइज होते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। जब आप इसको वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो इसका सल्फ्यूरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल जो है वो एक्वस सॉल्यूशन में 2 प्रोटॉन रिलीज करता है। इस तरह से आपका जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये एक वीक एसिड है। जब आप इसको एक्वस सॉल्यूशन में डिजॉल्व करते हैं तो इसका एक मॉलिक्यूल एक्वस सॉल्यूशन में 2 प्रोटॉन रिलीज करता है। नेक्स्ट इज ट्राइप्रोटिक और ट्राइबेसिक अर्हीनियस एसिड्स। तो जब कोई सब्सटेंस जिसे आप एक्वस सॉल्यूशन यानी कि वाटर में डिजॉल्व करते हैं, अगर उसका एक मॉलिक्यूल एक्वस सॉल्यूशन में 3 प्रोटॉन रिलीज करता है तो हम उसे बोलेंगे ट्राइप्रोटिक और ट्राइबेसिक एसिड। फॉर एग्जांपल फास्फोरिक एसिड को जब आप एक्वस सॉल्यूशन में डिजॉल्व करते हैं तो एक्वस सॉल्यूशन में फास्फोरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल एक्वस सॉल्यूशन में 3 प्रोटॉन रिलीज करता है। So phosphoric acid is the example of triprotic or tribasic अर्हीनियस acid. Next is examples of अर्हीनियस bases. So monoestic अर्हीनियस bases. तो मोनोएस्टिक अर्हीनियस बेसिस वो सब्सटेंस होते हैं जिनका एक मॉलिक्यूल एक्वस सॉल्यूशन में डिजॉल्व होने पर
एक हाइड्रोक्सिल एनाइन जो एक्वस सॉल्यूशन में रिलीज करता है। और ये फर्दर क्लासिफाइड हैं स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस वो होता है जो कि एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड जी आपके। तो जैसे कि अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड में एग्जांपल लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन में डिजॉल्व करते हैं तो इसका एक मॉलिक्यूल एक हाइड्रोक्सिल एनाइन एक्वस सॉल्यूशन में रिलीज करता है। और जो वीक बेस होते हैं वो होते हैं जो पार्शियली आयोनाइज होते हैं, यानी कि वो कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, अगर आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड को एक्वस सॉल्यूशन में डिजॉल्व करते हैं तो इसका एक मॉलिक्यूल जो है वो एक हाइड्रोक्सिल एनाइन रिलीज करता है। नेक्स्ट इज डाइएस्टिक अर्हीनियस बेसिस, यानी कि जब आप किसी सब्सटेंस को एक्वस सॉल्यूशन में डिजॉल्व करते हैं, अगर वो एक्वस सॉल्यूशन में सब्सटेंस का एक मॉलिक्यूल दो हाइड्रोक्सिल एनाइन रिलीज करता है तो उस सब्सटेंस को हम बोलेंगे डाइएस्टिक अर्हीनियस बेसिस। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, अगर आप इसको एक्वस सॉल्यूशन में डिजॉल्व करते हैं तो इसका एक मॉलिक्यूल जो है वो एक्वस सॉल्यूशन में दो हाइड्रोक्सिल एनाइन रिलीज करता है। सिमिलरली एग्जाम्पल्स ऑफ ट्राइस्टिक अर्हीनियस बेसिस, तो जो आपके ट्राइस्टिक अर्हीनियस बेसिस वो होते हैं जब कोई सब्सटेंस आप एक्वस सॉल्यूशन में डिजॉल्व करते हैं तो उसका एक मॉलिक्यूल जो है वो एक्वस सॉल्यूशन में तीन हाइड्रोक्सिल एनाइन रिलीज करता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, इसका एक मॉलिक्यूल एक्वस सॉल्यूशन में तीन हाइड्रोक्सिल एनाइन एक्वस सॉल्यूशन में रिलीज करता है, इसलिए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्राइस्टिक अर्हीनियस बेस। Second concept of acid base is Bronsted-Lowry concept of acids and bases. According to Bronsted-Lowry concept, an acid is a substance which can donate proton, while a base is a substance which can accept a proton. In other words, an acid is a proton donor and a base is a proton acceptor. तो जैसे कि आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, जो सब्सटेंस जो है वो प्रोटॉन को डोनेट करते हैं, यानी कि जो प्रोटॉन डोनर हैं वो उन सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं एसिड, और जो सब्सटेंस जो है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड बेस। तो हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ ब्रॉन्स्टेड-लॉरी एसिड्स एंड बेसिस। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो एक्वस सॉल्यूशन में प्रोटॉन डोनेट करता है, और जो अमोनिया है वो एक्वस सॉल्यूशन में प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, क्योंकि अमोनिया में जो नाइट्रोजन एटम है दैट इज कंटेनिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से HCl एज ए प्रोटॉन डोनर एक्ट्स एज ब्रॉन्स्टेड-लॉरी एसिड, और अमोनिया एज ए बेस बाय एक्सेप्टिंग द प्रोटॉन एक्ट्स एज बेस। और ये जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है एसिड एंड बेस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड अमोनिया एक्वस सॉल्यूशन में प्रोड्यूस अमोनियम कैटाइंस एंड क्लोराइड एनाइंस। सिमिलरली जो आपका अमोनियम कैटाइन है वो एक्वस सॉल्यूशन में एज ए एसिड प्रोटॉन को डोनेट करता है और अमोनिया में ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक्वस सॉल्यूशन में, और वाटर जो है वो एज ए बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल में जो ऑक्सीजन एटम है दैट इज कंटेनिंग टू लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करके वाटर जो है एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोनियम कैटाइन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो यहाँ पर वाटर जो है वो एज ए बेस बिहेव कर रहा है। नेक्स्ट, वाटर जो है वो एज ए एसिड भी बिहेव करता है बाय डोनेटिंग द प्रोटॉन। फॉर एग्जांपल इन दिस केस वाटर जो है वो एज ए प्रोटॉन डोनर यहाँ पर एसिड एज ए एसिड बिहेव कर रहा है, और जो कार्बोनेट है जिस पर 2 नेगेटिव चार्ज है कार्बोनेट एनाइंस एक्वस सॉल्यूशन में बाय एक्सेप्टिंग द प्रोटॉन एक्ट्स एज बेस। तो वाटर जो है वो प्रोटॉन डोनेट करके हाइड्रोक्सिल एनाइन में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, और जो कार्बोनेट है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करके बाइकार्बोनेट एनाइन में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो आप देखते हैं कि वाटर जो है समटाइम एक्ट्स एज बेस
and sometimes acts as acid. यानी कि the substance which is capable of donating as well as accepting the proton, that substance is called amphoteric substance. अब जो वाटर मॉलिक्यूल है वो एज ए एसिड क्यों बिहेव करता है? क्योंकि वाटर जो है आपको पता है वो डिसोसिएट हो जाता है इन द एक्वस सॉल्यूशन इनटू प्रोटॉन एंड हाइड्रोक्सिल आयंस में। इस वजह से वाटर जो है वो एज ए प्रोटॉन डोनर एज ए एसिड बिहेव करता है बाय डोनेटिंग द प्रोटॉन, क्योंकि वाटर जो है वो डिसोसिएट हो जाता है प्रोटॉन और हाइड्रोक्सिल आयन में, तो इसलिए वाटर जो है वो प्रोटॉन डोनेट करके एज ए एसिड बिहेव करता है। सिमिलरली वाटर कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन, क्योंकि वाटर में जो ऑक्सीजन एटम है, वाटर मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीजन एटम है दैट इज कंटेनिंग 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए ये इजीली प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके हाइड्रोनियम कैटायन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक्वस सॉल्यूशन में। सो हेयर by accepting the proton, the water molecule acts as a base. So we can say the water is an amphoteric substance. Thus we can say these acid base reactions are regarded as proton transfer reactions. Thus we can define amphoteric substances, those substances which are capable of donating as well as accepting the proton are called amphoteric substances. Now conjugate acid-base pairs. The base formed from an acid is referred to as the conjugate base of the acid. Similarly, the acid formed from a base is called the conjugate acid of the base. To understand the conjugate acid-base pairs, consider a reaction between water and ammonia in the aqueous solution. So here the water acts as the acid by donating the proton and transforms into hydroxyl anions. So hydroxyl anions has the tendency to accept the proton in the backward direction to transforms into water molecule. So we can say the hydroxyl anions can act as a base in the backward direction. So hydroxyl anion is the conjugate base of acid water. Similarly, the ammonia molecule has the tendency to accept the proton due to presence of lone pair of electron on the nitrogen atom, hence acts as the base and transforms into ammonium cation. And ammonium cation has the tendency in the backward direction to donate the proton and transforms into ammonia base. Hence the ammonium cation is the conjugate acid of the ammonia base. Hence we can say an acid is a substance which donates proton and transforms into a conjugate base, and a base is a substance which accepts proton and transforms into a conjugate acid. Let us discuss relative strengths of conjugate acids and bases. According to Bronsted-Lowry concept, the strength of an acid depends upon its tendency to donate a proton, and the strength of a base depends upon its tendency to accept a proton. In other words, a strong acid means a good proton donor and a strong base means a good proton acceptor. Thus, we can say strong acid has weak conjugate base, weak acid has strong conjugate base, strong base has weak conjugate acid, weak base has strong conjugate acid. As we know, an acid is a substance which donates its proton and gives its conjugate base in the aqueous solution, and a base is the substance which accepts a proton and gives its conjugate acid in the aqueous solution. As we know, a weak acid has a very little tendency to donate its proton to a base in the aqueous solution. Hence, a weak acid gives its conjugate base
which has the greater tendency to accept the proton. Hence, the equilibrium lies towards the backward direction. Hence, a weak acid has its strong conjugate base in the aqueous solution. For example, nitrous acid as a weak acid gives its strong conjugate base as nitrite anions in the aqueous solution. Hydrofluoric acid as a weak acid gives its strong conjugate base, that is fluoride anions in the aqueous solution. Similarly, acetic acid as a weak acid gives its strong conjugate base, that is acetate anions in the aqueous solution. Now, as we know, the strong acid has a greater tendency to donate its proton to the base in the aqueous solution. Hence, a strong acid will give its weak conjugate base. So, the weak conjugate base of the strong acid has a very little tendency to accept the proton. Hence, the equilibrium lies towards the forward direction, yani ki towards the right hand direction. For example, here are some examples of strong acids which will give their weak conjugate bases in the aqueous solution, which are weaker bases even than water. For example, perchloric acid in aqueous solution gives its weak conjugate base perchlorate in the aqueous solution. Hydrochloric acid as a strong acid gives its weak conjugate base chloride anions in the aqueous solution. The next topic is Lewis concept of acids and bases. According to Lewis concept of acids and bases, an acid is a substance whose molecule or ion can accept a pair of electrons, while a base is a substance whose molecule or ion can donate a pair of electrons. In other words, we can say Lewis acids are electron pair acceptors, while Lewis bases are electron pair donors. A substance which has an empty orbital that can accommodate a pair of electrons acts as Lewis acid. In fact, there is donation of a pair of electrons from Lewis base to Lewis acid to form a coordinate bond between two. Examples of Lewis bases. So, first category of the Lewis bases includes neutral species having at least one lone pair of electrons. For example, in ammonia and amine, the nitrogen atom contains one lone pair, whereas in case of alcohol, water, the oxygen atom contains two lone pairs. Second category of the Lewis bases includes negatively charged species or anions. For example, cyanide, chloride, hydroxide, anions, etc. Examples of Lewis acids. The first category of Lewis acids includes molecules in which the central atom has incomplete octet. For example, in boron trifluoride, aluminum trichloride, ferric chloride, the central atom has only 6 electrons around it. Examples of Lewis acids. तो सबसे पहले एग्जाम्पल है हमारा molecules in which the central atom has incomplete octet. For example, aluminum chloride, boron fluoride, ferric chloride. अब इनमें क्या है कि ये जो आपके कंपाउंड्स हैं, इनमें जो सेंट्रल एटम है कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल के, उनके अराउंड जो है वो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, यानी कि इन मॉलिक्यूल्स को हम बोलेंगे न्यूट्रल बट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज।
तो जनरली जो आपके ग्रुप 13 के एलिमेंट्स हैं, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, तो इनके जो कंपाउंड्स होते हैं उनके मॉलिक्यूल न्यूट्रल होते हैं बट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। और जैसे कि आपको पता है ग्रुप 13 एलिमेंट्स की जो जनरल इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन है वो NH2 NP1। फॉर एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं एल्यूमिनियम और बोरोन के कंपाउंड्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लेते हैं एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड या और सिंपली एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है ये इस कंपाउंड का जो ये मॉलिक्यूल है ये न्यूट्रल है बट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब जैसे कि एल्यूमिनियम की जनरल इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन है 3s2 3px1 और फर्स्ट एक्साइटेशन के बाद 3s से इलेक्ट्रॉन 3p ऑर्बिटल में प्रमोट होता है। तो एल्यूमिनियम के जो हैं एक्साइटेड स्टेट में एल्यूमिनियम एटम की इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन हो जाती है 3s1 3px1 3py1 और जब किसमें एक 3p ऑर्बिटल जो है वो वैकेंट रहता है यानी कि एम्प्टी रहता है। अब ये जो 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल हैं एल्यूमिनियम के प्रियर टू बॉन्डिंग दीज अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन और ये 3 इक्विवेलेंट एनर्जी के और इक्वल साइजेस के 3 हाइब्रिडाइज्ड sp2 ऑर्बिटल्स बनाते हैं जो 3 क्लोरीन एटम के 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल से ओवरलैप करके 3 सिग्मा बॉन्ड्स बनाते हैं एंड अंडरगो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इस तरह से जो आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड है वो 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है 3 क्लोरीन एटम्स के साथ और अराउंड द एल्यूमिनियम देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द एल्यूमिनियम एंड क्लोरीन एटम्स। तो 6 इलेक्ट्रॉन है यानी कि इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। और एक जो है एल्यूमिनियम का 3p ऑर्बिटल जो है वो वैकेंट रह जाता है जो कि अनहाइब्रिडाइज्ड वैकेंट 3p ऑर्बिटल है। अब ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस वैकेंट अनहाइब्रिडाइज्ड 3p ऑर्बिटल एल्यूमिनियम क्लोराइड molecule is neutral but electron deficient and acts as Lewis acid. Second category of simple Lewis acids includes simple cations which act as Lewis acids. All cations are expected to act as Lewis acids since they are deficient in electrons. However, cations such as sodium, potassium, calcium ions, etc. have a very little tendency to accept electrons, because the ratio between the charge to the size of the cation is very low. So due to low polarizing power, these have a very little tendency to accept electrons, while the cations like proton and cations of d block elements etc. have a greater electron accepting tendency and therefore act as Lewis acids, because the charge to size ratio in such cations is very high. So due to very high polarizing powers, so these cations like proton or the cations of d block elements have very high polarizing power, hence these act as Lewis acid। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके डी ब्लॉक का एलिमेंट है सिल्वर, उसका जो मोनोवैलेंट कैटाइन है सिल्वर मोनोवैलेंट कैटाइन, तो ड्यू टू इट्स वेरी हाई पोलराइजिंग पावर ये क्या करता है कि 2 अमोनिया मॉलिक्यूल्स के साथ 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है टाइम। यानी कि यहाँ पर जो है सिल्वर जो कैटाइन है वो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है विद 2 अमोनिया मॉलिक्यूल्स, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सिल्वर मोनोवैलेंट कैटाइन इज 2। सो यहाँ पर जो है सिल्वर जो है वो लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 2 अमोनिया मॉलिक्यूल से एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए सिल्वर कैटाइन जो है दैट एक्ट्स एज लेविस एसिड। And each ammonia molecule, by donating its one lone pair of electrons to the silver cation, acts as electron pair donor
hence it is a Lewis base. Third category of Lewis acids includes molecules in which the central atom has empty d orbitals. The central atoms in these molecules can expand their outer octet by accepting electrons from Lewis bases. For example, the molecules such as silicon tetrafluoride, stannic tetrachloride, phosphorus pentafluoride, etc. act as Lewis acids. The third category of Lewis acids includes molecules in which the central atom has empty d orbitals. यानी कि थर्ड कैटेगरी के लेविस एसिड्स वो हैं जिनके मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं. फॉर एग्जांपल आपका है सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड. तो सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड में सिलिकॉन सेंट्रल एटम है जो पी ब्लॉक के ग्रुप 14 में थर्ड पीरियड में प्रेजेंट है और ग्रुप 14 की जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है NH2NP2. अब सिलिकॉन जो है वो थर्ड पीरियड में आता है ग्रुप 14 के पी ब्लॉक एलिमेंट्स के. तो सिलिकॉन की जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है 3s2 3p2. बैलेंस सेल की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है. सो ग्राउंड स्टेट में सिलिकॉन की बैलेंस सेल की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है 3s2 3p2 और इसमें 3d ऑर्बिटल जो है वो वैकेंट है और एक 3p ऑर्बिटल वैकेंट है. तो फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट में क्या हो जाता है, तो एक इलेक्ट्रॉन 3s से शिफ्ट हो जाता है वैकेंट 3p ऑर्बिटल में और इस तरह से इन एक्साइटेड स्टेट में सिलिकॉन की जो फर्स्ट एक्साइटेशन के बाद इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है वैलेंस सेल की 3s1 3p3 3d0. यानी कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में सिलिकॉन एटम में 1 जो है हाफ फील्ड 3s ऑर्बिटल है और 3 जो है हाफ फील्ड 3p ऑर्बिटल है और वैकेंट 3d0 है. सो prior to bonding with the 4 फ्लोरीन एटम्स, तो सिलिकॉन के जो 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं दीज अंडरगो sp3 हाइब्रिडाइजेशन और इस तरह से ये सिलिकॉन जो है वो 4 सिग्मा बॉन्ड बनाता है विद 4 फ्लोरीन एटम्स. इस तरह से सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड की ज्योमेट्री एंड शेप है टेट्राहेड्रल और जो सेंट्रल एटम सिलिकॉन है इसके पास वैकेंट 3d ऑर्बिटल्स हैं. सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट 3d ऑर्बिटल्स the silicon tetrafluoride can accept the electron pairs from the Lewis bases. Hence, silicon tetrafluoride acts as Lewis acid. For example, जब सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड जो है रिएक्ट्स विद 2 फ्लोराइड एनाइंस. अब जो फ्लोराइड एनाइंस हैं इनमें ईच फ्लोराइड एनाइन हैज 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स और ईच फ्लोराइड एनाइन क्या करता है कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो सिलिकॉन के वैकेंट 3d ऑर्बिटल को डोनेट कर देता है. हैंस ईच फ्लोराइड एनाइन forms one coordinate bond with the central atom silicon in silicon tetrafluoride and 2 fluoride anions form 2 coordinate bonds with the central silicon atom in silicon tetrafluoride and hence the central atom silicon undergo sp3d2 hybridization and transforms into hexafluorosilicate complex divalent anion whose geometry and shape is octahedral. So we can say here silicon tetrafluoride as the acceptor of electron pairs acts as Lewis acid and the fluoride anion as the donor of electron pair acts as Lewis base. The fourth category of Lewis acids includes molecules in which atoms of dissimilar electronegativities are joined by multiple bonds. For example, in carbon dioxide molecule, the central atom carbon is bonded with each oxygen atom by double bond, and the electronegativity of oxygen is greater than the central atom carbon atom. When the electron-rich hydroxyl anion as Lewis base approaches towards the carbon dioxide molecule, the
shared pair of electron of pi bond shifts towards the more electronegative oxygen atom of carbon dioxide molecule, and the 2p orbital of central carbon atom of carbon dioxide molecule becomes empty, and the hydroxyl anion as a Lewis base donates its lone pair to the vacant orbital of central carbon atom of carbon dioxide molecule and transforms it into bicarbonate anion. So, the carbon dioxide molecule acts as Lewis acid and the hydroxyl anion acts as the Lewis base. थैंक यू, धन्यवाद।